हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का इस लेक्चर में, इस फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर में आपके साथ जो हमने आज टॉपिक का डिटेल या डील्स करेंगे वो है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, या कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले हम आपसे ये चर्चा में हम आएंगे कि पहले तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो वॉच करें और शेयर करें। कुछ मेमोराइज या समराइज हम पीछे से जो हमने पढ़ाया थोड़ा सा बस हल्का हल्का हमने लेकर चले आते हैं। पीरियोडिक टेबल में जैसे एटॉमिक साइज को हमने दिया था, क्योंकि उसका वो अपोजिट कुछ दिखाई देगा, तो कुछ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा था, या आपको अफवाह प्रिंसिपल क्या बोला, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल इन ए सब ऑर्बिट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हम अकोमोडेट करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और हुन्स रूल बोलता है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉन देंगे पैरेलली, आफ्टर दैट पेयरिंग विल बी स्टार्टेड विथ अपोजिट स्पिन। इस तरह से हमने किया था। कुछ ऑर्बिट है तो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल सब ऑर्बिट है तो उसका ऑर्बिटल होगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, वी हैव टू लर्न अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। तो ये है कि हमने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में चर्चा किए थे, और अभी तो खैर डिटेल ही लेके चलेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from an gaseous isolated atom। गैसियस आइसोलेटेड एटम से जो इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करने में जितना एनर्जी का खपत होगा या जरूरत होगा, उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। या कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन from gaseous isolated atom is called first ionization energy। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना एनर्जी का जरूरत है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव यानी एन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम इज नोन एज nth आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली हम जानते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड का जो इसका कंडीशन आएगा, या कह सकते हैं इसका जो एनर्जी का जो डायग्राम आएगा या ऑर्डर आएगा, IE1 IE2 IE3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम कह सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सप्रेस्ड, आपका यूनिट इसका जो होगा किलो जूल पर मोल होगा। क्या होगा? किलो जूल पर मोल होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डिटरमिन फॉर 1 मोल ऑफ एन एटम के लिए, 1 मोल ऑफ एन एटम के लिए। तो इसका हम दिखाते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। हमने लिख दिया, बता दिया, उसी को आपके सामने बोर्ड पर हम ले आते हैं। बी कंसीडर ए गैसियस आइसोलेटेड एटम, ये मेरा न्यूक्लियस है। यहाँ पे हमने मान लिया ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से यहाँ पे हमने मान लिया जो भी इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लेते हैं ये है। इस तरह से आपके पास ये मेरा, इसको रिमूव करने में एनर्जी जो लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ये जो मेरा एनर्जी जरूरत पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी आपके पास ये सेम इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 हो गया। इसमें आइए कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, हमने 6 दे दिया, तो 4 और ये 2 6। अब यहाँ पे ये क्या है? प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एनर्जी, हमने एनर्जी निकाले, एनर्जी लगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, दैट इज कॉल्ड
आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी मेरे पास M विद द गैसियस आइसोलेटेड एटम, इसमें गैसियस आइसोलेटेड एटम से मेरा पहला आयोनाइजेशन एनर्जी को हम निकाल रहे हैं। इस गैसियस आइसोलेटेड एटम से पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, यहाँ पे एनर्जी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मेरा एनर्जी का खपत हुआ, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली M गैसियस आइसोलेटेड एटम, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो एनर्जी लगा दो, कहने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली गैसियस आइसोलेटेड एटम I3, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है M3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन निकला और जितना हमें जरूरत हुआ एनर्जी का, वही एनर्जी मेरा IE3 कहलाया, यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिमिलरली फॉर n इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे IEN कहिएगा, n इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एनर्जी M ऑफ n गैसेस प्लस n इलेक्ट्रॉन, यही हो गया इन ऑर्डर। अब यहां से हम चलेंगे ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ, नोट पॉइंट करके इसको हम लिखाते हैं, इसको पहले नोट करें। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी यानी IE1 लेस देन IE2, IE3 डॉट 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 इस तरह से शो, यानी कहने का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें कम एनर्जी की जरूरत होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा। इसी तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जाएगा हमें एनर्जी ज्यादा होगा, इसीलिए एनर्जी का ऑर्डर किस तरह से बढ़ेगा इसको नोट करें, यानी ऑर्डर ऑफ, या कह सकते हैं, लिखें इसको, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी सो सिमिलरली आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ क्या है, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो मेरा होगा, इसका ऑर्डर इस तरह से होगा IE2, IE3, ये आपका ऑर्डर बढ़ते चलेगा, यानी इसका जो ऑर्डर होगा इसको नोट कर लें, और ये इसका ऑर्डर होगा। सो अब यहां से आया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने इस डायग्राम, इस फिगर को दिखाते हुए अब इसके किस किस चीज को चर्चा करेंगे, डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आप लिख सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, remove an electron from an gaseous isolated atom. Minimum amount of energy required to remove an electron from gaseous isolated atom is called, उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी या इसी को कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दिस इज द डेफिनेशन। अब यहां पे आइए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required to remove first electron from gaseous isolated atom is called first ionization energy। चलिए अब आपके सामने हम इसको डिस्कस कर दिए, इसको नोट पहले कर लें कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
minimum amount of energy required to remove an electron from a gaseous isolated atom is known as ionization potential या ionization energy, और वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस आइसोलेटेड एटम इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. Similarly, minimum amount of energy required to remove a second electron from a gaseous isolated atom is called second ionization energy. यानी इस तरह से हम प्रोसेस को टिल नाउ तक चलेंगे. यानी रिमूव n electron from a gaseous isolated atom is known as nth ionization potential या ionization energy. और ionization energy is determined for 1 mole of an atom और it is expressed by, इसका जो एक्सप्रेस्ड करते हैं किलो जूल पर मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोवोल्ट यानी इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कह सकते हैं इसका जो यूनिट होगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, और जिसका ऑर्डर होगा IE1 IE2 IE3 IE4 डॉट डॉट इस तरह से हम चलेंगे. अब आइए इसका कुछ न कुछ इसका कंडीशन है, इसको पहले नोट करें. इसमें भी कुछ न कुछ आपके सामने कुछ फैक्टर्स है जो बहुत ज्यादा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है. जैसे आपका न्यूक्लियस का चार्ज भी इसमें इफेक्ट करेगा, स्कर्निंग इफेक्ट करेगा, या हम कह सकते हैं ऑर्बिट का संख्या भी इसको इफेक्ट करेगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके सामने नोट कर दिया गया है नोटेबल पॉइंट के तौर पर, जिसको आप देख लिया जाए. कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी जो लगता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी तो जरूर है, लेकिन यदि हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल आल्सो गेट इंक्रीज एंड हेंस न्यूक्लियस एंड हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी विल गेट इंक्रीज. यानी एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम एन एटम the force of attraction on remaining electron will get increase. जैसा ही हम एटम से इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बचा हुआ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो और होगा वो इंक्रीज करेगा बाय न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड हेंस ionization energy will also get increased. So order of ionization energy is IE1 IE2 IE3 डॉट डॉट इस तरह का बात हम चलते चलेंगे. इसके ऑर्डर को हम याद करके रखेंगे. बहुत सारे फैक्टर है जो न्यूक्लियस चार्ज, बहुत सारे फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभाव डालता है. फॉलोइंग फैक्टर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सबसे पहला है न्यूक्लियस का चार्ज. अगर न्यूक्लियस का चार्ज अगर हम बढ़ाते हैं, एज न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते चला गया, मान लेते हैं न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला पॉइंट इसको नोट करें. पहला पॉइंट हम देते हैं न्यूक्लियस चार्ज. क्या है, न्यूक्लियस चार्ज. कौन कौन सा फैक्टर है, तो बी फॉलो फॉलोइंग फैक्टर्स. पहला फैक्टर्स है न्यूक्लियस का चार्ज. न्यूक्लियस का चार्ज, तो इसमें हम क्या है, न्यूक्लियस चार्ज में ये कहना चाहेंगे कि एज न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज, एज न्यूक्लियस चार्ज कह रहे हैं, एज न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज, एज न्यूक्लियस चार्ज क्या किया, इंक्रीज किया या इंक्रीजेस किया. एज न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस के द्वारा, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन will get increase. क्या होगा, will get increase. यानी कहने का मतलब होगा, जैसे ये मेरा न्यूक्लियस है,
ये मेरा न्यूक्लियस है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते चला गया, देखिए ये बढ़ते चला गया, क्या किया, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया। तो न्यूक्लियस का चार्ज जैसा ही बढ़ेगा तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इस तरह की बातें हो गई। क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा वो भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। यानी जैसा ही निगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज आपका पास है, निगेटिव निगेटिव आपका रिपेल करेगा, लेकिन जैसा ही दूरी बढ़ते चला गया, मान लिया जाए एक यहाँ पे रख दे और एक यहाँ पे, तो क्या करेगा, बहुत जल्द। लेकिन अगर एक यहाँ रख दे, 1-2 किलोमीटर बाद रख दे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा। यानी एज न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल गेट इंक्रीज एंड हेंस, यानी एंड हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी विल ऑल्सो गेट, यानी विल ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। क्या करेंगे, इंक्रीजेस, यानी दैट इज कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियस के चार्ज, यानी न्यूक्लियस का चार्ज के, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज। दूसरा में आपका स्कैटरिंग इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्कैटरिंग इफेक्ट। एज स्कैटरिंग इफेक्ट आपका बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घटेगा। क्यों कि इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनर शेल ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन यानी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे दोनों जाएगा तो क्या अट्रैक्शन होगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण जब बढ़ेगा तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा तो वो घट जाएगा। और न्यूक्लियस का चार्ज यदि बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल टू 1 न्यूक्लियस स्कैटरिंग इफेक्ट। इसको नोट करें। अब हम आते हैं न्यूक्लियस चार्ज देख लिए, अब आइए आप स्कैटरिंग इफेक्ट पे। अब यहाँ पे इसकी चर्चा हम करते हैं जो कि हम ऑलरेडी बोला गया है और उसी को हम लिखे हैं कि इफेक्ट ऑफ रिपल्सन। ऐसे भी स्कैटरिंग इफेक्ट आपका एटॉमिक साइज में हम चर्चा किए थे कि इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन called scattering effect. As a scattering effect increase the ionization energy, ionization potential will get decrease. So ionization energy proportional to 1 scattering effect। तीसरा इसका फॉलोइंग फैक्टर्स में आ जाता है, क्या इसको पहले नोट कर लें। इसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। यदि ऑर्बिट की संख्या बढ़ता है, जैसे ही ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, मकरा का जाल घूम रहा है, मकरा स्पाइडर इस तरह से राउंड मार रहा है, पानी में ढेला मारिए इस तरह से बढ़ गया, मान ले इस तरह से फ्रीक्वेंसी, इस तरह से वाइब्रेशन है, इस तरह से चल रहा। लेकिन चलिए स्पाइडर को ही ले लीजिए, मकड़ी इस तरह से जाल बनाते रहता है। तो उस समय हम क्या जज कर रहे हैं, इससे मान लिया जाए कि अगर ऑर्बिट की संख्या बढ़ जाएगा तो क्या होगा। अगर ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा तो क्लियर कट है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ जा रहा है। तो जब उस दोनों के बीच का दूरी बढ़ जा रहा है तो क्लियर कट है कि न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा, यानी न्यूक्लियर का इफेक्ट उस पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी इट मीन्स दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। यानी एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज it means that distance between nucleus and outermost electron will also get increase and hence nuclear effect get decrease।
यानी एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज इट मींस दैट आयोनाइजेशन एनर्जी विल आल्सो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी ये नीचे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है वो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, जिस तरह से 1/स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ है उसी तरह और नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। यानी क्लियर कट आप देख रहे हैं। लेकिन आपका पीरियोडिक टेबल में हम घूमते हैं हॉरिजेंटल रो, पीरियोडिक टेबल में हमारा चर्चा पीरियोडिक टेबल हॉरिजेंटल एलिमेंट को हम रो कहते हैं और वर्टिकल एलिमेंट को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। हॉरिजेंटल रो को क्या, या हॉरिजेंटल रो यही है हॉरिजेंटल रो, और ये मेरा कॉलम है, हम खड़ा है तो मेरा ग्रुप हो गया। अगर हम इसको शो गए हॉरिजेंटली तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पीरियड होगा। हॉरिजेंटल रो दिस इज पीरियड और वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप। यानी इन केस पीरियड में अगर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यदि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज ऑब्वियसली बढ़ते जाता है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज मेरा बढ़ते गया तो क्लियर कट है स्किरनिंग इफेक्ट भी मेरा बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जैसा ही आएंगे तो क्लियर कट है ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा, और ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के चार्ज से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगा, और जैसा ही ये बढ़ेगा तो न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा, यानी ऑर्बिट का संख्या बढ़ जाएगा। तो क्लियर कट है आयोनाइजेशन एनर्जी मेरा घट जाएगा। यानी इस तरह की बात आता है। लेकिन आपका एटॉमिक साइज में उल्टा था, ऑर्बिट का संख्या यदि बढ़ता था तो एटॉमिक साइज भी मेरा बढ़ते जाता था, एटॉमिक साइज बढ़ते जाता था, उसका रेडियस बढ़ रहा है। चलिए अब हम तीसरा आएंगे, आपका कौन सा, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट फैक्टर अफेक्टिंग में नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट की हम चर्चा करते हैं, हम ऑलरेडी इसका डिस्कस कर दिए। यही चीज तो लिखे हैं कि इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, देखिए ऑर्बिट का संख्या बढ़ते गया तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ते गया। वैसे इस स्थिति में न्यूक्लियर इफेक्ट घटेगा, और न्यूक्लियर इफेक्ट घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी मेरा क्या होगा, घटेगा। क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे ही बढ़ा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ गया, यानी जब बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, घट गया। यानी इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट increases then the distance between nucleus and outermost orbit या outermost orbit of an electron या outermost of an electron will also get increase and hence nuclear effect decrease. If nuclear effect decrease, ionization energy also get decrease. So ionization energy proportional to 1 नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्बिट बढ़ते गया, दूरी बढ़ते गया, न्यूक्लियर का इफेक्ट घटते जा रहा है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी घटते जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है। आयोनाइजेशन यानी हम यहाँ पे न्यूक्लियर इफेक्ट, जो मेरे स्किरनिंग इफेक्ट मच वीकर इफेक्ट होता है, किससे, न्यूक्लियर इफेक्ट से। अब यहाँ पे हम हाफ फिल और फुल फिल सब ऑर्बिट की चर्चा करेंगे। हाफ फिल और फुल फिल सब ऑर्बिट स्टेबल होता है, उसको हम अगर हम तोड़ते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको जरूरत होता है कि हम एज वी नो हाफ फिल और फुल फिल सब ऑर्बिट्स